नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एनडीटीवी इंडिया के फॉरेन अफेयर एडिटर उमाशंकर सिंह। स्वागत है उमाशंकर जी आपका चर्चा में। जी शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी इसके लिए। इसके अलावा हमारे साथी एसोसिएट एडिटर न्यूज लॉन्ड्री के मेघनाथ भी साथ में है हमारे। मेघनाथ, आपका भी स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। बहुत सारे विषय हैं, तो शार्दुल आपका भी स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तमाम बड़े घटनाक्रम हुए हैं, तो मेघनाथ, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे जो श्रोता हैं उनको इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें, उनके बारे में जानकारी दे दें। जी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 जनवरी को 11 बजे सुबह, और ये है अभी तक की खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर जमकर हंगामा किया, और कुछ देर बाद समर्थक बिल्डिंग में भी घुस गए, वहां सीनेट चैम्बर तक पहुंच गए, और जिसके बाद परिसर को लॉकडाउन कर दिया गया था। इस हंगामे में गोली लगने से एक महिला की मौत हुई है, और मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में 4 और लोगों की मौत हो चुकी है। एक और रिलेटेड खबर आ रही है कि एक पुलिस अफसर जिनको फायर एक्सटिंग्विशर से मारा गया था, उनकी भी मौत आई है, पर वो अभी तक थोड़ा सा अनकन्फर्म्ड है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी है। ये 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सिन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, वहीं कोवैक्सिन पूरी तरह भारत बायोटेक नाम के हमारे कंपनी ने बनाया है। इसको स्वदेशी वैक्सीन की तरह देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन स्थल सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकाली। इसमें 30,000 से 40,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अतुल सर, 35,000 से ज्यादा ट्रैक्टर थे इसमें। 3500 से, हाँ, 3,000, 3,500-4,000 के आसपास। अच्छा, 3,500-4,000। तो मैं वही देख रहा था कि वो कुछ जगह पे 40,000 बोल रहे, कुछ जगह पे 35 से बोल रहे, तो हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट से जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख जोगीदार सिंह ने कहा कि 3500 से ज्यादा ट्रैक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में इंसानों के बीच वो बर्ड फ्लू का संक्रमण, जो कि अभी न्यूज में था, वो फैलने की संभावना नहीं है, लिहाजा किसी तरह घबराने की भी जरूरत नहीं है। अभी तक जिन राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं वे स्थानीय स्तर पर ही हुए हैं। और एक छोटी सी खबर यह है कि पीएनबी घोटाले में हमारे भगोड़े और अभी के नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री स्टार जो है, हीरा कारोबार करते थे, नीरव मोदी, उनकी बहन ने सरकारी गवाह बनने के लिए राजी दे दी है। ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से अब गवाह बनेगी। इन्होंने खुलासा किया है कि उनके 580 करोड़ के लगभग संपत्ति थी, और इसका खुलासा अभी हुआ है। तो ये है हेडलाइंस। एक दो मैं भी जोड़ना चाह रहा था। हाँ शार्दुल। एक तो यूपी की ही है, फिर से बदायूं में एक जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई है। महिला को ऐसा आरोप लगा है कि मंदिर के पुजारी ने और 2 लोगों के साथ मिलकर मार दिया। इसके साथ ब्रिटेन की कोर्ट ने जूलियन असांज का अमेरिका को प्रत्यर्पण करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां की जेलों की हालत कोर्ट के हिसाब से अच्छी नहीं है और असांज को वहां खतरा हो सकता है। और यूके के साथ साथ जापान और टोक्यो में, जापान में भी कोविड इमरजेंसी लग गई है। काफी सीरियस सिचुएशन फिर से बनती दिख रही है वर्ल्ड वाइड कोरोना को लेकर, कि नए स्ट्रेन सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है नया वाला स्ट्रेन, और इससे लेके कई तरह की आशंकाएं शुरू हो गई हैं कि पता नहीं जो अब तक वैक्सीन्स बन रही हैं उन वैक्सीन्स का कोई इस्तेमाल हो पाएगा, वो कारगर होंगी कि नहीं नए स्ट्रेन के ऊपर। तो ये सब एक तरह की दुविधा का माहौल है अभी कोरोना को लेकर। इस बीच में हमारे यहाँ हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है, उन्होंने पिछले हफ्ते 2 वैक्सीन्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है, जो कि कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। तो
कोवैक्सीन तो कोविशील्ड वो है जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बना रही है, उसका इंडिया में नाम होगा कोविशील्ड। और दूसरी है जिसको कि भारत बायोटेक बना रही है। तो उसी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है अब। ये कहा जा रहा है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसमें तीसरे चरण के जो टेस्ट ट्रायल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और एक तरह की जल्दबाजी और आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ इस वैक्सीन को लाया जा रहा है। कई सारे इसमें एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन आई है और उनका कहना है कि ये जो जल्दबाजी है या ये जो दिखाई जा रही है भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर, उसमें कई तरह के संदेह पैदा होते हैं और जो वैक्सीन के प्रति लोगों के अंदर भरोसा है वो डिगेगा, उसकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से अगर परखी नहीं गई है। उसके साथ ही इन दोनों वैक्सीन्स के आने के साथ एक तरह की कॉर्पोरेट वॉर भी शुरू हो गई है दोनों कंपनियों के बीच में। वो भी हमने देखा कि किस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए कि एक वैक्सीन के अलावा बाकी सारी उतनी ही सेफ है जितना कि पानी। तो इस तरह से चीजें की गई, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक बिजनेस एंगल भी है इस पूरे इशू में, इस पूरे मुद्दे में, और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी दिख रही है। जाहिर है कि कोरोना की वैक्सीन का एक बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक तो मेरी अपनी समझ कहती है कि सरकार अपने हाथ में ले ले इन सब का वो डिस्ट्रीब्यूशन और वो, ताकि इस तरह के किसी स्पर्धा को रोका जाए, कॉर्पोरेट की आपसी स्पर्धा को। और दूसरे जो आरोप लग रहे हैं कि तीसरे चरण का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है भारत बायोटेक की, तो ये जल्दबाजी से बचने की भी जरूरत है, केवल इसलिए कि हम किसी होड़ में हैं। तो इससे किसी जल्दबाजी में हम लोगों की सुरक्षा को मतलब मजबूत करने की बजाय उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है अगर इस तरह की कोई वैक्सीन हड़बड़ी में आती है, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत सीरियस बिजनेस है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स का भी कहना है। मेघनाथ, आपकी क्या राय है इस मामले में? इसके एक्चुअली थोड़े से पहलू मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये जो कोविशील्ड जो वैक्सीन जो भारत बायोटेक जो सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रही है और वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है, तो इसके ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं। इनका सैंपल साइज छोटा था, पर मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि फेज 1 और फेज 2 में सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी टेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है या नहीं, और ऊपर से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मतलब कोई और तकलीफ ना हो। और उसके बाद फेज 3 जो होता है वो एफिकेसी के लिए होता है, मतलब वैक्सीन का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए वो फेज 3 ट्रायल होता है। अब भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन जो डेवलप किया है उसमें फेज 1 और 2 हो चुके हैं, मतलब सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी के ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसी के बेसिस पे एक एक्सपर्ट पैनल ने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑन क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पे इसको अप्रूव किया है, बल्कि कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया। तो ये दो अलग चीजें देखी जा रही है। तो जो भी एक्सपर्ट्स का कहना है, जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है, तो उनके हिसाब से पहला प्रायोरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा वो शायद कोविशील्ड को ही दिया जाएगा। और ये जो कोवैक्सीन जो है वो ऐसा देखा जा रहा है कि वो ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन भी है। थोड़ा टेक्निकलिटी में जाए तो कोविशील्ड जो है उसमें आपने अगर वो इमेज देखा होगा कोरोना वायरस का, तो उसमें वो रेड स्पाइक्स होते हैं उसके आजू बाजू में, तो वो डीएक्टिवेट करता है कोविशील्ड। पर जो कोवैक्सीन जो है वो पूरे वायरस को हटा देता है, मतलब डीएक्टिवेट कर देता है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि जो हमारा जो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने डेवलप किया है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और एक तो बात बोलनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा फीट है हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के लिए, भारत बायोटेक के, कि उन्होंने इतने कम समय में इसको डेवलप किया। अब रही बात बिजनेस कंपटीशन या जो दो कंपनीज में चल रहा है, जो कि सीरम और भारत बायोटेक, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया बाद में। आई थिंक लोग भी बोल रहे थे कि यार ये तुम क्या झगड़ा कर रहे हो, तो उन्होंने एक जॉइंट प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो साथ मिलकर काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मेरा ये कहना है कि बड़ा फीट है निश्चित रूप से, और एक बड़ी अचीवमेंट है,
इससे तो किसी को इनकार नहीं होगा, लेकिन वो अचीवमेंट जब तक पुख्ता ना हो, जिसके सारे दावे स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने ना हो, तब तक इस तरह के दावे से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब मासेस के हेल्थ से और स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है। इसमें एक और चीज देखने को मिली उमाशंकर जी, कि बहुत सारे मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल किया गया और उन लोगों ने अपने पत्रकारों को देकर वैक्सीनेट करके और उसके विजुअल जारी किए और उसका दावा किया, ये पूरी तरह से तो ये तो एक भरोसा जगाने की प्रक्रिया है। आमतौर पर ये लीडरशिप की तरफ से होती है कि नेता, जैसा अमेरिका में भी हमने देखा कि वहां पर कमला हैरिस ने लगवाया, इससे लोगों के अंदर वैक्सीन के प्रति भरोसा होता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और वो सब मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल पहली बार देखने को मिल रहा है कि मीडिया के लोग और रिपोर्टर्स को वैक्सीन देकर और उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल फैसला है ना कि चाहे मैं लगवाना चाहूँ या आप लगवाना चाहें, क्योंकि जो ट्रायल है और जो फेज 3 ट्रायल के लिए तो बल्कि जो इंसानों पे ट्रायल होता है उसके लिए तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर भी करते हैं कि हम लगवाएंगे। तो अब जबकि इसको इमरजेंसी यूज की जो इजाजत दी गई है, उसके बाद ये किसी इंडिविजुअल पे है कि वो जाके लगवाना चाहे लगवाए और उसके बाद देखे कि कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। यहाँ तो ये हो रहा है कि लगवाने के साथ ही उसको एकदम डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है जी। मतलब जैसे गुड़ की भेली हो कि मुंह में डाला और बोला कि स्वाद बहुत अच्छा है। तो अब मान लीजिए मैं आज लगवाता हूँ तो जो प्रेस रिलीजेज हैं, जो इसके बारे में कहा गया इन वैक्सीन के बारे में, खासतौर पे अगर भारत बायोटेक की बात करें तो, कि इतने दिन तक आपको इतने दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा आपको और उसके बाद भी 28 दिन तक या 42 दिन तक जो भी है, आपको उसी तरह के एहतियात बरतने हैं जैसा कि आप अभी बरत रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर जो एंटीबॉडी है वो डेवलप होगा और आप वैक्सीनेटेड सही माने में माने जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इतना मतलब अगर वैक्सीन लाने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं हुई है, तो वैक्सीन को पुख्ता बताने में भी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप या हम लगवा रहे हैं तो हमें 40 दिन, 42 दिन या जो भी समय सीमा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो उतने दिनों तक इंतजार करने के बाद और उसके बाद कोई एक्सपोजर होता है आपका और आपको कोरोना नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य इंसान, मेरे जैसे सामान्य इंसान के समझ में तब आई कि देखिए इन्होंने वैक्सीन लगवाया और इनका अभी 1.5 महीना बीत गया और ये किसी तरह से एक्सपोज नहीं होते हैं। ये जाते हैं जहां आसपास अगर कोई कोरोना पॉजिटिव भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रिस्क ले कि जाके देखे कि वाकई में होता है या नहीं होता है, लेकिन एक्सपोजर लेवल होता है, जैसे डॉक्टर्स का, नर्सेज का, जिनको पहले लाइन में लगना है, लगने के बाद देखना है कि क्या वाकई में जो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो पहले का जो रेशियो है जिस तादाद में वो पॉजिटिव हो रहे थे, उसमें कितने % की गिरावट आती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो 2-3 महीने के या 4 महीने के बाद जाकर निकलकर खुलकर सामने आएगी। और जैसा कि आपने कहा कि ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो किस तरह से भरोसा बहाली की दिशा में कदम उठाता है। आपने सही जिक्र किया अमेरिका का, वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने लगवाया, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने लगवाया कि लोगों में भरोसा बहाली हो। और ऐसा नहीं कि एक समुदाय विशेष का या किसी का शक है, शक सबके मन में होता है कि भाई अगर आज मैं लगवाता हूं तो कल को मेरे ऊपर, मेरे देह के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, किसी तरह का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो उस तरह के सवाल करने वालों को के ऊपर सवाल उठा देना, ये तो एक बिल्कुल नया चलन है। और मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी जाके लगवा ले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा, अगर समय है तो एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। बचपन में हम पढ़ा करते थे अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां। एक कहानी मुझे याद आती है कि बीरबल जो है वो गया तो बाजार में देखा कि कोई बैल से करतब दिखा रहा है। तो बंदर से करतब की बात तो आम थी, लेकिन बैल उस तरह से किसी मदारी के कहने पे उठा रहा है टांग और डांस कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, तो उसको बड़ा ताज्जुब लगा। तो भीड़ से दूर खड़ा होके जो है वो देखने लगा। जब सारे तमाशबीन ताली बजा के चले गए, उसके बाद उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और बैल के ऊपर मारा। उसने देखा कि उसके चमड़े में थिरकन हुई, जैसे अमूमन होता है, आप लोग भी नोटिस करते होंगे। उसके बाद वो खूब देर तक ताली बजाता रहा। तो जो मदारी था, जो बैल नचा रहा था, जो तमाशा दिखा रहा था, उसने पूछा कि भाई जब सब ताली बजा रहे थे तब तो तुम चुप थे, अब सब चले गए हैं तो तुम बेवकूफ की तरह ताली बजा रहे हो। बोला यार मेरे दिमाग में ना शक का कीड़ा रहता है हमेशा। जब बैल करतब दिखा रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं उसमें बैठा हुआ है। तो इसलिए जब सब चले गए तो उसके बाद कंकड़ मैंने मारा, जब देखा कि बैल ओरिजिनल है तो मैं ताली बजा रहा हूँ।
तो मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि थोड़ा सा ठहर के, ताली बजाने के पहले थोड़ा सा ठहर के देखना चाहिए, और उसके बाद बहुत अच्छा निकलेगा तो वैज्ञानिक तो उन्होंने तो अपनी मेहनत की ही है, और उनके उस पर तो किसी को शक है ही नहीं, उनकी मंशा पे। तो उसके बाद ताली बजाएंगे, हम भी बहुत जोर जोर से ताली बजाएंगे कि भाई तो वाकई में जो जी ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और जो पूरी बहस चल रही है वैक्सीन को लेकर, आपने इसको कैसे फॉलो किया है? देखिए, मुख्य बातें तो मेघनाथ और आपने और उमाशंकर जी ने कह ही दी हैं, पर श्रोताओं की जानकारी के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन में बेसिक अंतर यह है कि कोवैक्सीन जो है वो जैसे परंपरागत रूप से हमारी वैक्सीन पहले भी बनती रही है ना, बहुत सारी चीजों की जो हम सबको लगी होंगी बचपन में, उससे तैयार की गई है, और कोविशील्ड नई तरीके से तैयार हुई है जिसमें वो प्रोटीन को कैप्चर करते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। डेटा का ना रिलीज होना ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पारदर्शिता और विश्वास वैसे तो हर पॉलिसी के लिए चाहिए होता है, पर ऐसे समय में जब बहुत परेशानी हो तो वही आम सोच को बांध के रखता है, और थोड़ी भी कोताही जैसा इसमें हो रही है, उसका कारण क्या है ये अभी हम नहीं जानते कि सरकार ने रिजल्ट्स आने से पहले रजामंदी क्यों दी, लेकिन उसको कोताही उस विश्वास में सुराग कर देती है जो महामारी जैसी स्थिति में और भी ज्यादा खराब कर देता है। शार्दुल, एक एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है इसके लिए कि क्यों कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का ऑथराइजेशन देखा जा रहा है इसको, मतलब स्टॉक पाइल करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे अभी ड्राई रन्स तो चालू हो चुके हैं ना वैक्सीन के, कि कैसे दिए जाएंगे एक्सेट्रा। तो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा पूरा सिस्टम, तो फिर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो एसेंशियली उन्होंने क्या किया है कि रिजल्ट्स आने से पहले ही अस्यूम कर लिया है कि ये इफेक्टिव होंगे दोनों वायरसेस, और फिर वही तो गड़बड़ है, स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया। या असल में इसके पीछे जो अंदर जो इनकी प्राइस वॉर्स चल रही है ना, वो भी है। आपको याद रखना चाहिए कि अभी थोड़े दिन पहले ही आया था समाचारों में कि स्वदेशी विदेशी का तो मामला है ही नहीं, जैसे भी बात हो रही थी। यूरोप के अमीर देश, यूएस, इंडिया और काफी सारे दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों से भी सस्ती दरों पर खरीदकर स्टॉक पाइल कर रहे हैं इन वैक्सीन को, और जिससे काफी बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है कि भाई जर्मनी और ये बेल्जियम और ईयू के देश इतने सस्ते में कैसे ले रहे हैं, मतलब भारत को उनसे दुगनी और कई बार दुगनी से भी ज्यादा कीमत पे सेम वैक्सीन मिल रही है। पर यहाँ पे कोवैक्सीन जो है वो बोला जा रहा है कि सबसे सस्ता वैक्सीन है मैन्युफैक्चर किया हुआ। नहीं, कोवैक्सीन तो हमारा ही बना है ना, कोवैक्सीन तो यहीं का ही है। जो वैक्सीन हम बाहर से ले रहे हैं, उन प्राइसेस में बड़ा अंतर है, तो एक वो पीछे भी प्राइस वॉर चालू है। डॉक्टर सुमैया शेख हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, कोविड सर्वाइवर भी हैं, और उन्होंने वो काम भी कर रही हैं कोविड से रिलेटेड उस पे। इनका एक थ्रेड है, तो ये जो पूरी बहस चल रही है हमारे यहाँ, और जो थर्ड फेज डाटा के ट्रांसपेरेंसी का मामला है या ट्रायल का मुद्दा है, उस पर उन्होंने काफी विस्तार से एक पूरा थ्रेड बनाया है, और जिसमें उन्होंने इसकी पूरी जरूरत को बताया है कि क्यों जरूरी है ये सारे डाटा का रिलीज होना, और उसके बाद वैक्सीनेशन की कोई प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो ये थ्रेड मैं रिकमेंड भी करूंगा आगे आज अपने इस पॉडकास्ट में, और लोगों से भी मैं चाहूंगा कि वो पढ़ें इसको, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना रही। सर एक सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मीडिया के बारे में भी बात करना था कि इसका रवैया कैसा रहा है तो वैक्सीन पर। तो जो आपने जो मेंशन किया है कि अपने ही रिपोर्टर्स को वो वैक्सीन लगवा के बोल रहे हैं कि हाँ भरोसा कीजिए, तो मजे की बात यह है कि वो ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं, मतलब वो जो अभी जो एफिकेसी ट्रायल चालू है कोवैक्सीन का, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको प्लेसिबो भी मिल सकता है। पर जी न्यूज ने इसका तो एक बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया है कि उनके एक रिपोर्टर को उन्होंने वैक्सीन लगवाया, और उसके बाद आई थिंक सुधीर चौधरी ने कुछ 4 शो किए उस पर डीएनए पर, कि वो रोज पूछते उनको कि हाँ कैसा लग रहा है आपको, अब ठीक है, मतलब बुखार है, लग रहा है, मतलब खाना अच्छे से खा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो मतलब इसका ना मुझे थोड़ा सा ये अनएथिकल लगा, क्योंकि अगर आपको लोगों में वैक्सीन का भरोसा बढ़ाना है तो ये नेशनलिज्म का गार्ब नहीं लेना चाहिए कि ये हमारी देसी वैक्सीन है, ये हमारा अपने साइंटिस्ट ने बनाया। आपको बाहर की चीजें अच्छी लगती है तो हमारी क्यों नहीं अच्छी लगती, वो जो रेटोरिक है वो मुझे बहुत डेंजरस लगता है।
इसमें एक चीज और भी है कि ये जो पूरा देखिए मीडिया की एक बड़ी भूमिका है इस तरह के मामले में, जो कि मास उससे हेल्थ से जुड़े मसले हैं, आपने पोलियो को देखा होगा, तो अवेयरनेस के लेवल पर मीडिया का एक बड़ा रोल है। लेकिन वो कब, मतलब हमारे यहाँ मीडिया के साथ दिक्कत यही है कि वो बेसिक जो एथिक्स है मीडिया के, उसकी लाइन को इतना ब्लर किया जा चुका है कि उसको पता नहीं चलता कि कहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे का टूल बन जाते हैं, कहाँ पर हम किसी कॉरपोरेट के एजेंडे को सर्व करने लगते हैं, कहाँ पर हमको रुकना है और मीडिया के पर्पस को ही सर्व करना है। ये चीजें बहुत ब्लर हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में ये लगातार गिरावट आई है, तो उसी का नमूना है ये इस तरह से चीजें करना, कायदे से उनको इसके तमाम पहलुओं पर एक निष्पक्ष तटस्थ राय देकर और अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ऑब्वियसली वैक्सीन में भरोसा जताना हम सबका काम है, सबका काम है, लेकिन वैक्सीन उस भरोसे की सारी प्रक्रियाओं के तहत आई है, अगर नहीं आई है ये भी बताना हमारा ही काम है। पर यहाँ पर ना सर वही है कि एक्चुअली मीडिया का, मुझे एक और मेन स्ट्रीम मीडिया का एक और प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ पे जैसे वैक्सीन, अभी इतना बात करने के लिए जो मुझे पढ़ना पड़ा, जो लोगों से बात करना पड़ा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मैंने जब टीवी चैनल पे जाके देखा कि कुछ आंसर्स मिल जाएंगे, तो कुछ आंसर्स नहीं मिले थे। मतलब बस यही चालू था कि अरे हाँ हमारा वैक्सीन है तो इसलिए भरोसा कीजिए। इसलिए इसको इसके सारे पाप माप है, इसमें सारी गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया जाए और इसको आंख बंद कर जी बिल्कुल। तो इसमें ना ये रिसर्च का भी एक भाग आता है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे मीडिया चैनल्स को इजी राउट लेने की एक आदत पड़ गई है और वो कुछ देखना भी नहीं चाहते, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ देखने की। ये डिजाइन के तहत होता है ना। आप देखिए नैरेटिव बनाने की किसी भी चीज पे जो कोशिश होती है वो एक डिजाइन के तहत होता है कि कोई सवाल ना उठाए। अब अगर आप किसी एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे सवाल उठाएंगे तो कहा जाएगा कि आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ अगर आप कोवैक्सीन के ऊपर किसी तरह का डाउट करेंगे कि हमें ये डाटा क्यों नहीं मिल रहा है या ये सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा आप साइंटिस्ट पे सवाल कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके ऊपर सवाल उठाकर आपके सवाल करने की कैपेबिलिटी को, आपकी क्षमता को, आपकी जो ललक है उसको खत्म करने की कोशिश है। और सवाल करने से एक और भी महत्वपूर्ण चीज है कि सपोज एक घटना के लिहाज से देखा जाए, पुलवामा में हमला हुआ, अब अगर सवाल नहीं किया जाएगा तो ये कभी नहीं पता चलेगा, और वो आज तक पता नहीं चला कि किसने किया, क्यों किया, किसकी लापरवाही थी, किसकी जिम्मेदारी थी। बाद की रेट्रोस्पेक्टिव में तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन सरकारों का काम है कि आगे आने वाली चीजों को फ्यूचरिस्टिक नजरिए से देख पाए कि आगे ना हो ये गड़बड़ियां। तो वो चीजों को अगर मीडिया दिखा रहा है तो उसको आप देशद्रोह के नाम पे या उसको देश के खिलाफ या साजिश और नक्सल और ये वो रिटोरिक में बांध दें, तो ये बड़ा मतलब सॉरी सिचुएशन है। उमाशंकर आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैंने बीच में। हाँ, मैं वही कह रहा था, बात पूरी हो ही गई थी कि या तो अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है बल्कि कि या तो आप मान लें या चुपचाप घर बैठे। आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है, पूछने का अधिकार नहीं है कि अगर मैं ये ले रहा हूं जो कि मेरे शरीर में जाएगा, मेरे शरीर के अंदर जाएगा, वो मुझे कल को क्या परेशानी दे सकता है, नहीं दे सकता है, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं। देखिए अगर ये तो प्रबुद्धता की बात है ना, हमारा आप डिस्कशन कर रहे हैं। आप सोचिए कि जितना बड़ा देश है और जितनी बड़ी आबादी है और जिस तरह से यहाँ जागरूकता का लेवल है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई तो अगर किसी गांव में चले जाए वैक्सीन लेके, तो वैक्सीन में वो तो कोई सवाल ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है महामारी है तो लगवाना है तो लगवा लेंगे। तो जो एक तबका सवाल पूछता है उसके सवालों का जवाब अगर आप नहीं दोगे, उसके जरिए आप भरोसा बहाली की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके पास फिर यही टूल्स बच जाते हैं कि आप चार लोगों को आगे करके और बोलो कि भैया ये तो सबसे बढ़िया है। अखिलेश यादव ने भी तो कितना गंदा स्टेटमेंट दिया इस पर कि मतलब वो तो वाला बयान है, और उसमें आप अगर कोई इस तरह की चीजों में राजनीति में चले गए जी। एक छोटी सी बात और, ये सब कमेंट करने वाले ये नहीं समझते कि विज्ञान की प्रगति का एकमात्र जरिया सवाल उठाना है, और विज्ञान किसी देश का नहीं होता। अगर आप प्रूवन थ्योरीज पे सवाल नहीं उठाएंगे तो नए एक्सपेरिमेंट और नई डिस्कवरीज कैसे होंगी? अब ये तो जो हमारे अखिलेश यादव वाली बात आई उस पर मैं सवाल है कि मतलब विज्ञान की तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए जिंदगी जी रहे हैं और हमेशा ये लोग एप्पल के मोबाइल लहराते हैं और बाद में उनकी सफाई भी आई कि हमारी मंशा जो थी वो
वैज्ञानिक पे सवाल उठाने की नहीं थी। अब सोचने के बोलने पर के वो पहले सोचना चाहिए। वो सफाई देना जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि बोलने के पैटर्न है। पहले सोचना चाहिए। हाँ, आप एक मतलब वो जो जिम्मेदार स्टेटमेंट है वो वायरल हो गया और उसके बाद उन्होंने सफाई दी, उसके बारे में तो मैंने देखा ही नहीं। तो वही होता है ना कि आपने एक बार ये स्टेटमेंट कर दिया, वो इतना स्प्रेड हो जाता है। जैसे उनके ही एक पार्टी के कुछ लोगों ने बोला कि इम्पोर्टेंसी होगी इसकी वजह से, तो कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं कि मैं देख रहा था उनके। हाँ, ये जो सोच है ना, ये जहां से आती है, जिस टारगेट ऑडियंस को खुश करने के लिए ये बयान दिए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत निराश करने वाली है, बहुत चिंताजनक है कि आप कुछ लोगों को मान के चलते हैं कि ये इस तरह के गैर जिम्मेदार अवैज्ञानिक बयान से खुश हो जाएगा और हमको एक चुनाव में वोट दे देगा। ये अपने आप में एक नेता की ये पूरी जो सोच है ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। कि आपको लगता है कि इतने घटिया टाइप के, इतने गैर जिम्मेदार बयान देकर आप कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। उनको ये लगता है कि नहीं, कि घटिया है भी कि नहीं, मुझे इस बात पे भी शक है। हाँ। उनकी मानसिकता भी ऐसी होती है इस तरह का बयान देने वालों को, कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी वाणी बोल रहे हैं। मैं एक रिपब्लिक भारत पर एक शो देख रहा था, इसी पर वैक्सीन राष्ट्रवाद जो भी है उस पर। तो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है वो एक अलग ही लेवल पे चले गए। वो तो कोरोना को ही डिनाई करने लगे कि वो बोले कि कोरोना से कोई नहीं मरा है, आत्महत्या और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की वजह से मरे, और वो एक डॉक्टर है खुद। तो मतलब ये समाजवादी पार्टी को हो क्या गया वैसे? आई थिंक इनका एक रेप्यूटेशन ही है ऐसे बयान देने का, बट फिर भी इस समय में थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अमेरिका में हुई घटना है। अमेरिका में, जैसा कि अपने श्रोताओं को बता दें कि अमेरिकी संसद बैठी थी, उसका संयुक्त सदन था कैपिटल हिल में, जो कि वहां की संसद है। और वहां पर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, उनको नामित करना था, उनके नाम की मोहर लगनी थी। उससे पहले जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वर्तमान रिपब्लिकन पार्टी के, उनके आह्वान पर बहुत सारे उनके समर्थक वहां पहुंच गए और एक तरह की तख्ता पलट जैसी स्थिति को निर्मित करने की कोशिश की गई उनके आह्वान पर। और उसके बाद तमाम तोड़-फोड़ हमले देखे हमने। उमाशंकर हमको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। उमाशंकर, एक चीज बस मैं से शुरुआत करना चाह रहा था कि जिस तरीके से लोग घुस गए, जितनी आसानी से दीवारों को फांद कर, गेट के ऊपर चढ़कर, खिड़कियां तोड़कर, किसी देश की संसद में इतनी आसानी से घुसा जा सकता है। हम तो यही जानते हैं कि भारत की संसद में एक बार हमला हुआ, उसके बाद से अगर कोई ट्रेसपासिंग की कोशिश भी करता है तो गोली मार दी जाएगी, सीधे सीधे उसके वो हैं। इतनी आसानी से जिस तरह से लोग घुसे, उसके पीछे की क्या वजह रही? ये देखिए, मैं इसमें जो डीसी पुलिस की काफी आलोचना भी हुई इस बात को लेकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं डीसी पुलिस का बचाव करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सुरक्षा को लेकर जो अमेरिका का जो अपना एक तौर तरीका और जो एक तैयारी होती है, वो हमारे यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको इस बात से शुरुआत करूंगा कि जब आप अमेरिका जाते हैं तो पासपोर्ट पे वीजा लगने के पहले आपकी इतनी तरह की पड़ताल हो जाती है और इतने सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जब आप अमेरिका में लैंड करते हैं उसके बाद आप फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप जैसा कि मेरी नोटिस में आता है कि वहां पे इस तरह का बंदोबस्त बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे बहुत ज्यादा मैन किया जाता हो, सैंडबैग लगा के और पोस्ट बनाए जाते हो, जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ बनता है। तो अब इस बात में मैं एक औचक एक जो सिचुएशन पैदा होने की बात है, वो मुझे लगता है कि वो रीड करने में डीसी पुलिस या वहां की इंटेलिजेंस जो है वो नाकाम रही, क्योंकि एरिक ट्रंप जो हैं वो एक दिन पहले ही ट्वीट कर चुके थे, ट्रंप के जो बेटे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रियट डीसी पहुंचे। बल्कि मैंने भी एक ट्वीट ड्राफ्ट किया था, क्यों भाई, लेकिन हालांकि मैंने वो किया नहीं। अगले दिन उनका बर्थडे भी था, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वो अपने बर्थडे के लिए लोगों को बुला रहे हों। लेकिन जो सेव अमेरिका रैली ट्रंप ने बुलाई, जिसको संबोधित कर रहे थे, और वो मैं लाइव सुन रहा था, उसमें उन्होंने अचानक से बोला कि हमें कैपिटल हिल मार्च करना है। क्योंकि इसके पहले मेरी जानकारी में, मैं जितना ट्रैक कर रहा था, मेरी जानकारी में नहीं आया था कि ये जो सेव अमेरिका रैली उन्होंने बुलाई है उसको मार्च करने के लिए बोला जाएगा। तो कैपिटल हिल मार्च करने की बात जैसे उन्होंने की, उसकी थोड़ी देर के बाद ही जो उनके समर्थक थे वो मार्च करने लगे, जबकि ट्रंप का भाषण चल ही रहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भी चलूंगा। हालांकि भाषण खत्म करके वो व्हाइट हाउस के अंदर चले गए, व्हाइट हाउस चले गए, और उसके बाद वो समर्थक बढ़ते चले गए। पहले सीढ़ी के पास झड़प हुई
मैं तो तकरीबन जितने विजुअल्स मेरे पास आ रहे थे, मैं ऑलमोस्ट लाइव था 3:30-4 बजे सुबह तक, तो मैंने सारा कुछ देखा। और उसके बाद वो घुसते चले गए और पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा थी नहीं जितनी तादाद में समर्थक थे। तो वो अंदर घुसते चले गए और जब अंदर घुसे तो उन्होंने फिर वहां पे तोड़-फोड़ भी की और फिर जो सब कुछ, अब तो जग जाहिर है कि कितना कुछ हुआ, गोली चलानी पड़ी, एक महिला की मौत हो गई। वो विजुअल भी हमारे पास आए, हालांकि वो दिखाने लायक विजुअल है नहीं, इसलिए हमने दिखाया नहीं कि किस तरह से वो खिड़की कूदकर जाने की कोशिश करी और पुलिस वाला लगातार उसको चेतावनी दे रहा, लेकिन उसने मारा नहीं, उसने फायर कर दिया। और उसमें इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है उस समय वो किसी वीआईपी को वहां से एवैक्यूएट कर रहा हो, जब वो समर्थक वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए। और बुलेट फायर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सारी लाशें गिरती। जो 3 मेडिकल इमरजेंसी की वजह से डेथ हुई वो तो अलग, लेकिन पुलिस की बुलेट से तो एक ही डेथ हुई। तो ये पूरा जो है औचक तरह से हुआ, फ्लैश मॉब जिसको कहते हैं एक तरह से, तो उस तरह से हुआ मामला। और मुझे लगता है यहाँ पे चूक हो गई वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज को कि वो प्रिज्यूम नहीं कर पाए कि इस तरह का सिचुएशन भी पैदा हो सकता है। भारतीय नजरिए से देखा जाए तो मतलब अमेरिका में की डेमोक्रेसी और उस पर किसी तरह का अगर हमला हो रहा है तो उससे कम से कम जो देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा रखते हैं उनके लिए बड़ी चिंता की बात स्वाभाविक तौर पर आती है। और मैं ये देख रहा था कि कल जब ये पूरी घटना हुई तो तमाम लिबरल जो लोग हैं, तबके के लोग हैं, खासकर जो लेफ्ट लिबरल कहलाते हैं, उन लोगों के अंदर एक अजीब सी खुशी देखने को मिल रही थी कि अब पहली बार अमेरिका में लोकतंत्र असफल होता दिख रहा है, अमेरिका की प्रक्रियाएं वो होती दिख रही हैं, जबकि ये बहुत बचकाना और एमेच्योर वे था अपने को रिएक्ट करने का, क्योंकि वो बहुत ही पहली घटना थी अपने आप में और अभी वो खत्म नहीं हुई थी, मतलब वो उसके निपट जाने का उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, फिर भी लोग इस तरह के बिहेव कर रहे थे। मेरा ये कहना कि ये इस लिहाज से गड़बड़ अजीब दिखता है कि आप लेफ्ट वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की उसमें चाहे कितना भी अमेरिका को करिए, अमेरिकन सिस्टम को गाली दीजिए, अमेरिकी नेताओं और उनकी नीतियों को गाली दीजिए, बहुत जायज है अगर बहुत सारी चीजें कहना उनको, क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिली है। लेकिन कोई चीज जो लोकतंत्र पर हमला हो रही हो और अगर लोकतंत्र संकट में है तो कम से कम अभी की दुनिया में हमारे पास लोकतंत्र के अलावा कोई उससे बेहतर विकल्प नहीं है। खराब भले लोकतंत्र, लेकिन उससे बेहतर विकल्प कोई दे नहीं पाया है। ये हमने देखा है, जहां जहां कम्युनिज्म आया वहां पर अपने लोगों के साथ जिस तरह के अमानवीय अत्याचार हुए हैं वो सारी चीजें किसी से छिपी नहीं है। तो इसको देखते हुए लेफ्ट लिबरल तबके की जो स्थिति है उस पर मैं मेघनाथ, आप और शार्दुल, आप लोगों के कमेंट चाहता हूं कि ये जो अचानक से उम्मीद देख लेना छोटी छोटी चीजों में, वो हमेशा इसी तरह की चीजें नरेंद्र मोदी के साथ कोई एक छोटी सी चुनावी हार होती है तो देखने लगते हैं और उछलने लगते हैं, काम नहीं करना चाहते उस तरह जिसके लिए जो कि पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद की जाती है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो हमने सीन्स देखे उसमें एक थोड़ा सा सररियलिस्ट फीलिंग था, क्योंकि अगर आपने वो विजुअल देखा होगा तो एक आदमी जिसने कुछ कॉस्ट्यूम पहना है, कुछ कैसे फर कोट पहन के या फिर उसके ऊपर हॉर्न्स थे सर पे, वो स्पीकर के वाइकिंग कॉस्ट्यूम पहन के वो स्पीकर की चेयर पे बैठ गया और उसके विजुअल्स मतलब सेल्फी लेने लगा। तो ये ना देखकर ऐसे थोड़ा सा लगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। लाइक आपने तो देखा ही होगा कि, और उमाशंकर जी ने बताया भी है कि काफी सालों से आई थिंक ये बिल्डअप चालू था। जैसे एक महिला जिनकी मौत हुई तो उनके लोगों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखे तो वो एक QAnon की सदस्य थी। QAnon एक ऐसा ग्रुप है जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज फैलाता है बहुत सारा, और अभी दिख रहा है कि इंटरनेट से वो ग्राउंड पर आ गए हैं। तो काफी QAnon के लोग जो थे वो ये स्टॉर्मिंग में शामिल थे। उन्होंने एक्चुअली एक फेसबुक इवेंट भी बनाया था कि स्टॉर्म द कैपिटल करके। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत और यूएस में जो भी हो रहा है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देते हैं। जैसे एक राइट विंग मॉब है जो फेक न्यूज और गलत खबरों से इंसाइट होकर कुछ चीजें करता है और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे एक और चीज हुई, ये कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ उसके बाद
कुछ रिपब्लिकन्स ने बयान भी दिया कि ये लोग एंटीफा से थे, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। उन्होंने ट्रम्प की तरह मतलब भेस बदलकर उन्होंने ये अटैक किया था, और ये फेक न्यूज बहुत स्प्रेड हुई है। मतलब बड़े बड़े रिपब्लिकन्स ने, बहुत सारे उनके सेनेटर्स ने ये स्प्रेड किया है, और फैक्ट चेक पे फैक्ट चेक हो रहा है अभी कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके बज़फीड से लेके सब ने, कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रम्प के सपोर्टर्स ही थे जिन्होंने वो अटैक किया, और इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का कोई हाथ नहीं था। तो आप सोचिए ये दिल्ली राइट्स जैसी सिचुएशन हो गई, जहां पर आपको पता है, दिख रहा है, कैमरा पे दिख रहा है कि बीजेपी के कुछ सदस्य या समर्थक वो इसमें शामिल थे, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट जो लेफ्ट साइड से, जो ऑपोजिशन के साइड से लोग थे, उन पर, एक्टिविस्ट पर, स्टूडेंट्स पर, उन पर एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है अभी अमेरिका में तो ये एटलीस्ट होगा नहीं, क्योंकि अरेस्ट जो हुए वो सब ट्रम्प के ही सपोर्टर्स थे। पर सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर ऐसे होता है तो क्या होता है। एक चीज है शार्दुल और उमाशंकर, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ। आमतौर पर ये देखा गया कि जो अमेरिका में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस मौके पर हमने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के जो लोग हैं उन लोगों ने पूरी तरह से ट्रम्प के इस मनमानेपन और एक इगोमैनियक आदमी के अपने अहंकार के सामने पूरी तरह से अपने को सरेंडर कर दिया। जबकि चुनाव नतीजे आने के बाद इस तरह की स्थिति होना कमोबेश, मतलब जो आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है, और अभी भी वो यही कह रहा है कि चुनाव उससे बेईमानी करके हराया गया है, और जो भी है पार्टी के अंदर से किसी तरह का, अब जब ये लोग कैपिटल हिल पर चढ़कर और ये सारे दंगे फसाद हो गए, तब जाकर कुछ लोगों ने आवाज उठाई। ये पहले होना चाहिए था, ट्रम्प को चुप करा देना जाना चाहिए था जब रिजल्ट आ गए थे तब। देखिए अतुल जी, इस बात से पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा, जो आपने कहा था ना। देखिए, वो आपने भी शायद कल परसों लिखा था, और वो बात ठीक है, कुछ लोगों की आंखों में कम्युनिज्म के सुनहरे सपने अब भी हैं जबकि वो सारी दुनिया में तबाह हो चुका है। तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। उन्हें वो दिखता है कि कहीं जनतंत्र को हानि पहुंच रही है तो बड़े खुश होते हैं। यूएस का सिस्टम ट्रम्प और इतना विषाद इसलिए झेल गया क्योंकि जैसा आपने कहा, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशन वहां सुदृढ़ थे, सालों साल सुदृढ़ रहे, उसके बाद भी इतना नुकसान हुआ। अच्छा, रिपब्लिकन पार्टी की जो आपने बात कही, ये याद रखना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी ये एकदम नहीं हुआ, ट्रम्प एकदम नहीं आया। ट्रम्प उसका निष्कर्ष है जो रिपब्लिकन पार्टी सालों से करती रही है। एंटी मतलब रेसिस्ट एजेंडा है ना, एंटी पुअर एजेंडा, भयानक रूप से भ्रष्टाचार। वहां पे एक वो होता है जेरी मैंडरिंग, जिससे वो ये कोशिश करते हैं कि जिला वाइज, जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं, काउंटी वाइज वोटों को वो हटा सके जो डेमोक्रेटिक पार्टी देंगे। अधिकतर वो अश्वेत ब्लैक लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि भी है, और ये केवल अमेरिका में नहीं हो रहा। यानी कितने लोगों को मालूम होगा, 2006 में हंगेरियन पार्लियामेंट पे भी हुआ था ये हमला। और अभी अगस्त 2020 में जर्मनी में जब ये कोविड रिस्ट्रिक्शन चालू हुए थे, तो वहां के भी एक फार राइट ग्रुप, क्वारडेंकर शायद नाम था उसका, उसने भी जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग पे बिल्कुल मतलब सीढ़ियों पे वो लोग चढ़कर आ गए थे, और उसके बाद वहां पे लोगों ने बहुत कहा था कि ये जर्मनी में दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये हर जगह चल रहा है। जैसा उमाशंकर जी ने कहा, 27 दिसंबर को ट्रंप ने ट्वीट किया था एक, और उससे पहले भी, कि 6 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी आने की अपील की थी। और इस घटना से पहले एक दिन रूडी जुलियानी ने ट्रंप के अलावा जो स्पीच दी, उसने कहा था ट्रायल बाय कॉम्बैट, कि ट्रायल बाय कॉम्बैट का समय है, लड़के फैसला करने का। जो पुलिस के ऊपर सवाल है, उसके पीछे भी कई कारण है। पहली बात तो मैं ये सही मानता हूं कि उन्होंने गोली ना चलाकर अच्छा किया, क्योंकि वहां किसी के पास भी बंदूक हो सकती है, तो वो मामला कहीं ज्यादा बिगड़ सकता था। लेकिन ये विभाजन इतना बढ़ गया है कि कुछ पुलिस अफसर दंगाइयों के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिख रहे थे, उन्हें अंदर आने दे रहे थे, इसके भी विजुअल्स हैं। इसी पुलिस ने, आप याद करिए, जब हमने ब्लैक लाइव्स मैटर पर बात करी थी चर्चा में कुछ महीने पहले, तब इन्होंने इतना संयम नहीं दिखाया था, तब इन्होंने गाड़ियां भी चढ़ा दी थी, तब इन्होंने खूब बर्बरता से व्यवहार किया था। तो वो रेसिज्म अभी भी सिस्टम के अंदर है, और अब वो सिस्टम को बिल्कुल फट के सामने आ रहा है। बहुत से लोगों ने कहा ट्रंप भले ही हार गए हो, लेकिन ट्रंपिज्म अभी कहीं नहीं जा रहा। ये देखिए, इस पूरी घटनाक्रम के ना कई पहलू हैं। जैसे अभी आपने वो जिक्र किया, जो शख्स जो बहुरूपिया बनकर आया था, उसका नाम जैक है, और वो वहां पे एक वॉइस आर्टिस्ट है। और जहां, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसने ब्लैक लाइव्स मैटर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो कई लोगों के लिए एक ऐसा मौका भी था कि चलो एक और सेलिब्रेशन हो रहा है किसी तरह का, उसमें घुस जाते हैं, उस भीड़ में घुस के अपना कुछ हाथ दिखाते हैं।
तो इस तरह के एलिमेंट थे। लेकिन जो ज्यादा डरावना था वो था जिस तरह से कन्फेडरेट फ्लैग लेकर कुछ लोग अंदर घुसे। और आपको याद होगा कि ये फ्लैग कब आया अस्तित्व में, क्या था इसका इतिहास, कैसे सिविल वॉर के टाइम में 11 स्टेट जो थे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी प्रांत के, तो 11 प्रांत के जो थे वो अलग हो गए, उन्होंने अपना कॉन्फेडरेट एक बना लिया था। और उनका जो मूल था वो ये था कि दास जो गुलामी प्रथा है वो जारी रहे। और उस समय जितना मैंने रिसर्च किया है, दक्षिण के जो राज्य थे अमेरिका के, उनकी आबादी तकरीबन 90 लाख के आसपास थी, जिसमें 35 लाख दास थे। और कॉटन की खेती वहां पे इतने जबरदस्त पैमाने पे होती थी कि उनको गुलाम चाहिए होते थे। तो वो एक आधार था, एक नस्लीय विभेद था। और उस समय जो झंडा लहराया गया था, बनाया गया था, उसको थामे हुए लोग यहाँ पर घुसे थे। तो ये एक डरावनी बात है। और जहां तक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के मजबूत या ना मजबूत होने की बात है, तो कल भी किसी ने मेरे ट्वीट पे टिप्पणी की थी, उनको मैंने ये लिखा था कि किस पैमाने से आप ये तय करते हैं कि किसी देश का लोकतांत्रिक जो तंत्र है वो मजबूत है या नहीं। अगर आप 2000, 4000, 5000 या 25,000 की भीड़ के उपद्रव से तय करते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गया है, तो वो आपकी सोच हो सकती है, आपका नजरिया हो सकता है। मेरा नजरिया ये है कि इस सब के बावजूद क्या वहां पे इंस्टीट्यूशंस अपने बूते खड़े रहे या नहीं रहे। देखिए, ट्रंप ने जितने भी तरीके अपनाए, कोई भी अलोकतांत्रिक तरीका उस समय तक नहीं था जब तक उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट नहीं किया कैपिटल हिल तक जाने के लिए। सारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों को उन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे वो रिकाउंटिंग की बात हो, चाहे वो कोर्ट जाने की बात हो, या फिर संसद में जब सत्यापन होना था, सर्टिफिकेशन जब होना था, तो उसमें आपत्ति जो रिपब्लिकन्स की तरफ से तकरीबन 1 दर्जन रिपब्लिकन सांसदों ने आपत्तियां वो लेकर आए थे। तो उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का ही प्रयोग किया। हाँ, वो क्योंकि एक लाउड माउथ है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत तरह के विवादास्पद बयान देते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर पे भी उनकी बहुत लानत मलानत होती है। तो उन्होंने अपने अधिकारों का ही प्रयोग किया तब तक जब तक कि उन्होंने इंस्टिगेट नहीं कर दिया, भीड़ वहां तक नहीं घुस गई। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया। किसी भी ऐसा, मतलब आप देखिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई बार नजर आता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी को दबा दिया जाता है और वो उस फैसले के साथ हो जाता है जो सत्ता चाहता है, उस तरह के वाकये वहां पे नहीं हुए। यानी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के अभी भी मजबूत हैं। और इस सब के बाद अभी ताजा बयान 2 घंटे पहले आया है ट्रंप का, उन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन की बात स्वीकार ली है। 20 तारीख को वो सत्ता सौंपने जा रहे हैं। अभी वीडियो बयान उनका जब ट्विटर अकाउंट चालू हुआ है अभी 4 घंटे पहले, तो उन्होंने पहला वीडियो जो डाला है वो यही डाला है कि मैं अब सत्ता हस्तांतरित कर दूंगा। तो यानी कि जितना भी उनको अपना दिखाना था, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीका हो या फिर जो गैर लोकतांत्रिक हो गया, उसके बाद अब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो ये अमेरिका की लोकतांत्रिक मजबूती ही है जो आखिरकार सारे उपद्रवों को झेलते हुए इस मुकाम पे पहुंची है कि 20 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण होने जा रहा है। तो वही है कि आप किस चीज को देखते हैं कि आपका आधार क्या है किसी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत मानने का या नहीं मानने का। ठीक बात। और जहां तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका में, निश्चित रूप से इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत के तमाम वाक्यों का जिक्र होना चाहिए, जैसा कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उमाशंकर, कि हम बार बार देखते हैं कि हमारे किसी अधिकारी को दबा दिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी चीजें बहुत आसान है, इसलिए किसी को 2 मिनट डीएम को बोल के इलेक्शन रिजल्ट बदल दिया जाता है, रिजल्ट बदलवा दिया जाता है। और हमने ये भी देखा है कि एक समय में हमारा चुनाव आयोग हाथियों की मूर्तियां पूरे प्रदेश में ढकवा चुका है। और फिर हमने देखा कि वही चुनाव आयोग एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार सारी चुनावी अधिसूचना के बावजूद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद अपना चुनाव प्रचार करता है, रैली निकालता है और अपने सिंबल का इस्तेमाल करता है। और वो चीजें नॉर्मल हो गई हैं। एक फेज में चुनाव होता है, दूसरे फेज में उसकी कंटिन्यूअस 24 आवर वो कवरेज मीडिया पे चलती हैं। तो अब ये वो तो कुछ भी नहीं, हारे हुए चुनाव में अब जीती हुई पार्टी से विधायक तोड़ लेते हैं। वहां के मीडिया को देख लीजिए ना, यहाँ की मीडिया को देख लीजिए, अगर आपको तुलना करना है तो कैसे वहां पे खड़े रहे सब। एक फॉक्स न्यूज के अलावा जिसपे सवाल उठे हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए। अतुल जी, मैं एक अमेरिका से रिलेटेड पॉइंट उठाना चाह रहा था, उस पर अगर आप लोग टिप्पणी कर सके, क्योंकि मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप ने जो भी किया 4 वर्षों में, हमने देखा कि खराब नेतृत्व भी एक सुव्यवस्थित तंत्र को कम समय में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जैसा उमाशंकर जी ने कहा, इसके बाद भी पिछले ही कुछ दिनों में एक और बहुत अच्छी कह सकते हैं अच्छी चीज हुई है। जॉर्जिया बिल्कुल रिपब्लिकन रेड स्टेट था,
लेकिन वहां पे जो सेनेट के चुनाव हुए उसमें जो 2 लोग जीते हैं वो हैं रेफरेंट राफेल वार्नॉक और जॉन ऑसॉफ। राफेल वार्नॉक अमेरिका के पहले ब्लैक सेनेटर हैं और वो जॉर्जिया में रेड स्टेट से जीते हैं और वो उसी चर्च में रेवरेंड हैं जिसे मार्टिन लूथर किंग थे। और जॉन ऑसॉफ जॉर्जिया के पहले ज्यूइश सेनेटर हैं। तो बिल्कुल कंजर्वेटिव और रिपब्लिक में भी ट्रंप का ये असर हुआ कि वो बिल्कुल ब्लू बन गया है। तो ये भी एक चीज सामने आई है। ठीक बात। पहला ब्लैक सेनेटर अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहीं से जो इंस्टीट्यूशनल मजबूती की बात भी साबित हुई, जो एक आप लोगों को ध्यान, उसका जिक्र मैं कर दे रहा हूँ, शायद सबकी अपनी थोड़ी राय उस पर आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन छापा है कि वहां के जो चुनाव अधिकारी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके और एक कॉन्फ्रेंस कॉल में और उसको लगातार इंस्टिगेट करने की, उसको चुनाव रिग करने की तमाम नसीहतें दें। वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन सामने है आज की तारीख में कि उस आदमी का भरोसा क्या है कि किसी तरह की हर चीज को सबवर्ट करने के लिए वो आमादा है। वो कह रहा है कि चुनाव उससे बेईमानी करके जीता गया और वो खुद एक अधिकारी को, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मजबूती इतनी है कि एक अधिकारी को भी पता है कि प्रेसिडेंट उसका और कुछ नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट का ऑडियो टेप भी बाहर आ गया, ये भी सोचिए। हाँ, और वो ऑडियो टेप, अब ये चीज अगर हम अपने या किसी और भी तीसरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में, देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक प्राइम मिनिस्टर अगर फोन कर दे किसी एक चुनाव अधिकारी को, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। मेघनाद जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था एक्चुअली, जहां पर उन्होंने बोला कि कुछ 11,000 वोट ढूंढिए आप, उन्होंने फोन पे बोला वो इलेक्शन ऑफिशियल को, और इलेक्शन ऑफिशियल बोल रहे थे कि नहीं ये हो नहीं सकता, हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके क्लेम्स सही नहीं है। और बहुत लंबा कन्वर्सेशन था बहुत लंबा है, 4.5 मिनट का। हाँ, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने 4.5 मिनट का एक क्लिप डाला था। उसी से पता चलता है कि और क्या क्या बातें हुई होंगी, हालांकि वो निचोड़ था जी। कुछ 1-1.5 घंटे का एक्चुअली पूरा कन्वर्सेशन है वो। तो वही एक्चुअली यहाँ पर मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर से। जैसे वहां पर जो आप एक और चीज हुई वो प्रोटेस्ट के टाइम पे कि मीडिया के खिलाफ भी कुछ अटैक्स हुए, जहां पर ट्रंप के सपोर्टर्स ने इक्विपमेंट चुरा कर उनको आग लगा दी या फिर जो भी किया। तो वहां पर जो मीडिया के खिलाफ गुस्सा है वो अभी हमारे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो मीडिया के खिलाफ गुस्सा है वो अलग है फिलहाल। ये फार्मर प्रोटेस्ट का और वो दो आप अलग है, एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत अलग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया के खिलाफ जो वहां पे गुस्सा है, क्योंकि मीडिया वहां पे सही काम कर रही है और इसलिए गुस्सा है। एग्जैक्टली गुस्से में अंतर है। और दूसरी बात, ट्रंप ने जिस तरह से वहां मीडिया को निशाने पे लिया है, हमेशा उनके जो समर्थक हैं वो मीडिया को अपना दुश्मन मानते हैं। बिल्कुल मतलब जो लोग पावर में है, जो लोग पावर में है उनको गुस्सा है मीडिया की तरफ, और वैसा ही होना चाहिए। पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो लोगों के लिए मीडिया ने काम करना चाहिए उनको गुस्सा है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरी मीडिया ने जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की, खालिस्तानी, नक्सली, इस सब बातों को लेकर गुस्सा है। अगर आज भी कोई भी चैनल जाके इश्यूज की बात करे तो किसान खुशी खुशी बात करते हैं। अब देखिए कि जो माइक का अपना आईडी हटा के जाके बात कर रहे हैं, वो अगर इशू पे बात कर रहे हैं तो उनकी पहचान, ऐसा तो है नहीं कि कोई टीवी रिपोर्टर है तो उसको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन अगर इशू की बात हो रही है तो इशू पे वो बात करते हैं। आप इशू के बिना आप उनको बदनाम करने की बात करेंगे तो वो तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन अमेरिका में जो गुस्सा देखने को मिला वो बिल्कुल जो नैरेटिव बनाया ट्रंप ने पिछले 4 सालों में, वो उसका नतीजा था। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहां पे मजबूत हैं, ये उसका एक निशानी है। और दूसरा निशानी ये है जो कि अतुल बात कर रहे थे वहां पे रिपब्लिकन्स का। देखिए, जो आपने लिंडसे ग्रैहम को सुना या नहीं सुना, कल जब उसके बाद सारे उपद्रव के बाद जब दोबारा वहां पे कांग्रेस शुरू हुई और सर्टिफिकेशन का काम शुरू हुआ, तो उन्होंने फ्लोर पे बोला, खुले तौर पे बोला कि जो बाइडेन और कमला हैरिस जो हैं वो बिल्कुल ही कानूनन तौर पे चुनकर आए हुए हैं और वो ही 20 तारीख को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होंगे। ये रिपब्लिकन ने बोला। और रिपब्लिक पार्टी के अंदर इस तरह असंतोष बढ़ गया था, जिसका प्रस्फुटन आपको देखने में आता है कि जब 7 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर जब 7 राज्यों के चुनाव के नतीजों पे आपत्ति थी रिपब्लिकन्स की तरफ से, जो 1 दर्जन के करीब रिपब्लिकन्स थे और 60, 65, 70 जो और सांसद उनके साथ थे। इसके अलावा तमाम के खिलाफ थे और बहुत सारे राज्यों के शिकायतें तो लिखित तौर पे पेश नहीं की गई फ्लोर पे। तो जो ट्रंप ने किया, इसे
वहां रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी गुस्सा था और बहुत सारे, माइक पेंस को देख लीजिए किस तरह से दबाने की कोशिश की, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे ट्रंप की माइक पेंस जो है वो अपने अधिकार का पालन करेंगे। माइक पेंस ने 2-2.5 पन्ने की चिट्ठी लिख दी कि बॉस हम नहीं कर सकते ये सब, हमारा संवैधानिक दायित्व कुछ अलग है। तो उसी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए। और तो यही कह रहा हूं कि इतने सारे यार्डस्टिक पर अब देखेंगे तो अमेरिका की डेमोक्रेसी आज भी बहुत ही पुख्ता, मजबूत और जमीन पे खड़ी है। हाँ, वो एक उपद्रवकारी के तौर पे जो कुछ वहां पे उपद्रव के तौर पे जो कुछ भी हुआ वो एक ब्लैक चैप्टर है, अमेरिका के इतिहास में लिखा जा चुका है, वो लिखा जाता रहेगा। लेकिन वहां के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और तभी ये मामला जो है अब इस रूप में जा रहा है कि 20 तारीख को सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। नहीं तो सत्ता छोड़ते नहीं ट्रंप, तो कह रहे थे व्हाइट हाउस नहीं खाली करूंगा, आपको याद हो तो। एक चीज और इस एक कॉन्टेक्स्ट में हमें बात थोड़ा सा संक्षेप में करनी चाहिए। हमारे यहाँ इमरजेंसी का बार बार जिक्र आता है और इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र आता है इस मामले, इस तरह के मसलों पर, कि जब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता सौंपने से किसी सरकार ने इनकार कर दिया हो, तो इस तरह की मजबूती, जिस तरह का रेजिलिएंट दिखाया है समय समय पर पिछले 4-5 सालों में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ने, उससे एक बात ये भी साबित हुई है कि किसी भी लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए केवल और केवल जनता, चुनाव और उसका वोट ही काम नहीं करता। सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके इन सब तमाम चीजों पर काम करते हैं। मसलन इमरजेंसी को ही अगर देखा जाए तो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, लगभग उन लोगों ने समर्पण कर दिया, किसी ने कोई रीढ़ नहीं दिखाई, तो जिसका नतीजा हमने देखा। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया उस काम के लिए, सिंबॉलिक ही सही। बाद में फिर चूंकि वो चुन ली गई और वो अपने मनमाने तरीके से उसमें बदलाव कर सकती थी, बहुत सारे कानून हेरफेर नियम कानूनों में, वो अलग बात है। क्या अब असली परीक्षा अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की है जब ट्रंप के इस कारनामे, क्योंकि इसमें सीधे सीधे उनका अपराध सामने रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने हेट किया, क्या इसके लिए अब ट्रंप को कोई सजा दे पाएंगे अमेरिकन कानूनों के तहत अमेरिकी? वही एक्चुअली देखने लायक होगा जब ट्रम्प जब पावर से चले जाएंगे। 20 तारीख को आई थिंक इनॉग्रेशन है, उसके बाद उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जाएंगे वो एक्चुअली फॉलो करने लायक होगा, क्योंकि उससे एक्चुअली उनके इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है वो एक टेस्ट होगा। कि अगर इतना करने के बावजूद, लिटरली एक रायट और एक टेररिस्ट अटैक ही बोलूंगा मैं, इंसाइट करने के बावजूद अगर उनको सजा नहीं मिली, तो फिर थोड़े से डाउट्स खड़े हो जाएंगे कि अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली स्ट्रांग कितने हैं। देखिए, जो 2 बातें अभी वहां पे चल रही हैं, एक तो ये है कि उनको जो अमेरिका के संविधान का 25वां संशोधन है उसका इस्तेमाल करके उनको हटाया जाए और माइक पेंस जो है वो राष्ट्रपति बन जाए। दूसरा, इम्पीचमेंट की बात भी की गई है एक वहां के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं इतनी लंबी हैं कि उससे पहले तो वो खुद ही हट जाएंगे, और खासतौर पे अब जब आज उन्होंने बयान दे दिया है कि वो जा रहे हैं तो वो तो चले जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। देखिए, FBI भी जांच में जुटी हुई है। जो लोग वहां पे जिन्होंने हिंसा की, प्रदर्शन अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा की उनकी पहचान के लिए FBI भी जुटी हुई है। 50 के आसपास के लोग, पुलिस ने भी लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और ये प्रक्रिया चल रही है। और मुझे इतना भरोसा है कि जो कुछ भी, जिसकी भी कनाइवेंस उसमें मिलेगी, वहां के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो जो कुछ भी न्यायपूर्ण तरीके से होगा वो करेंगे। हाँ, अगर ट्रंप छूट जाए, उनका कोई ऐसा कनाइवेंस जाहिर ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया। जो एक पॉलिटिकल स्पीच के दौरान इंस्टिगेट करने को लेकर जो कुछ भी वहां पे उनके ऊपर काउंट बनेगा वो जरूर लगाया जाएगा वहां पे। उसकी जो भी सजा होगी वो भी वहां पे निश्चित की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हमारे सोच में ये आ जाए कि ट्रंप को इसके लिए जेल में डाल दिया जाएगा, तो जो कानून वहां का कहता है शायद हमें नहीं पता, तो इसलिए हम ऐसी बात करते नजर आएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि जो कोई भी वहां कसूरवार होगा उसको उसकी सजा मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा है वहां के इंस्टीट्यूशंस पे। देखिए, इसमें क्या है कि आपको याद होगा कि निक्सन के साथ भी ऐसा था, लेकिन पद छोड़ने से के बाद उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया था और ट्रंप भी इसी चक्कर में थे। ट्रंप की इन हरकतों के पीछे एक और कारण है। न्यूयॉर्क का जस्टिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर ऑलरेडी जांच कर रहा है 2 साल से, आई थिंक 1.5-2 साल से, और वो स्टेट जस्टिस डिपार्टमेंट का है। तो अगर ट्रंप को पार्डन मिल भी जाता है राष्ट्रपति का अभी भी, तो भी स्टेट का जस्टिस डिपार्टमेंट उसे अलग से फॉलो कर रहा है। जो आपने बात कही ना अतुल जी, इंस्टीट्यूशंस सेपरेट है, तो जो जवाबदेही है, जो भारत में नहीं है, जो जवाबदेही है इंस्टीट्यूशन की खुद के लिए,
हाँ, तो ट्रम्प के लिए वही दिक्कत है। इसलिए आपको पता होगा सबको, कारण ये भी है वो न्यूयॉर्क नहीं जा रहे, वो अपना घर अब फ्लोरिडा शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्लोरिडा में जनरली रिपब्लिकन हाथ रहता है। अच्छा, जो मीडिया की आपने बात कही, तो देखिए अमेरिका के इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र है, ये बात ठीक, लेकिन वहां पे सालों से फेक न्यूज इकोसिस्टम नहीं मजबूत है, जिससे सब हुआ। जैसे यहाँ हिंदू खतरे में है कि बीन बजाई जाती है ना, ऐसे ही वहां व्हाइट क्रिश्चियंस की संस्कृति खत्म हो रही है, वो ढकोसला चलता है, वो इसके लिए चल रहा है। ट्रंप मीडिया को दुश्मन की तरह पेश करते रहे, इसलिए कल भीड़ ने तथाकथित दुश्मन पे हमला किया, और इसीलिए मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा इनके पहले व्हाइट हाउस के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो ब्राइटबार्ट के थे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। हम लोग क्योंकि शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इन घटनाओं का क्या महत्व है। इन हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनका मीडिया को के प्रति जो एक डिटेस्ट है, मतलब मीडिया के प्रति जो एक नकार का भाव है, उसके प्रति एक जो ईर्ष्या का भाव है, वो बहुत साफ है। जैसे जिस तरह से ट्रंप लगातार इनको फेक न्यूज पेडलर घोषित करते रहे, उस तरह से आप देखिए ऑन रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कितना सारा बयान है। मतलब एक तो सबसे बड़ा बयान उनका यही है कि मुझे किसी आप जैसे मीडिया वाले और खान मार्केट गैंग और इन लोगों के से मैं नहीं बनाऊं, मैं तो अपने से अपना वो बनाया है किसी मीडिया वालों को। तो उनको ये मीडिया को लेकर इन लोगों में एक गजब की समानता है जो दोनों में मीडिया के प्रति जो डिटेस्ट है। मेरा एक ही सॉरी ऐड करना था कि मुझे ये अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के बारे में इतना भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर का जब प्रोटेस्ट हुआ था वर्सेस कल जो हुआ कैपिटल हिल में, तो उसमें कैपिटल तो है ही है, हैंडलिंग जो था वो प्रोटेस्ट का दो जगह पे वो बहुत अलग था। जैसे ट्रंप जब वो एक चर्च गए थे, वहां पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, तो वहां पर तो बहुत टीयर गैस शेडिंग से लेके प्रोटेस्टर्स को मारना भी काफी हुआ था। और अभी अगर आप कल के सीन्स देखेंगे, ये जो स्टॉर्मिंग के पहले के भी सीन्स देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो कुछ होने वाला है। मतलब इतने अग्रेशन से लोग वॉल्स क्लाइंब कर रहे थे, दरवाजे खटखटा रहे थे बिल्डिंग के एक्सेट्रा, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। और नेशनल गार्ड जो आया वो बाद में डिप्लॉय किया गया, पर ब्लैक लाइव मैटर के मामले में वो पहले ही आ चुका था। दोनों में इस रूप में अंतर था कि ब्लैक लाइव्स मैटर एक कोऑर्डिनेटेड और एक लंबे समय तक चला हुआ आंदोलन था, जबकि यहाँ पे ये था कि इन्होंने रैली बुलाई और उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया भीड़ को वहां चलने के लिए। मेरा शुरुआत में सिर्फ इतना कहना था कि एक प्रिजम्पशन की गलती हो सकती है कि वो रीड कर पाने में अक्षम रहे, और ये भी उनकी गलती है कि इस हद तक मामला चला जाएगा, नहीं तो 45 जरूर किया गया होता उस पूरे इलाके को। और जहां तक नेशनल गार्ड का है, तो पहले नेशनल गार्ड को मना कर दिया, पेंटागन ने मना कर दिया उस रात को। पूरा जो जिस तरह से लाइव जानकारी आ रही थी, पेंटागन ने मना कर दिया। बाद में फिर 2 घंटे के बाद जो है पहले वहां पे FBI की स्वाट टीम पहुंची है, और उसके बाद नेशनल गार्ड को एक्टिवेट किया गया है। और आज जो है प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमने नेशनल गार्ड को भेज दिया, पहले उसमें नहीं भेजा। जब आपको याद होगा कि जब ब्लैक लाइव मैटर चल रहा था तो नेशनल गार्ड को बुला लिया गया था, व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लगा दिया गया था। जी, एग्जैक्टली। तो वहां पे फैसले की गलती रही है। इसको इस तरह से भी आप देखिए कि दोनों घटनाओं में कि डोनाल्ड ट्रंप रूलिंग क्लास के लीडर हैं, जिसकी सत्ता है, जिसके कहने से नियम कानून, मतलब वहां पर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो अगर वहां पर शुरुआत में लोग घुसने में कामयाब रहे, लोगों ने आतंक मचाया, तो वो इसलिए क्योंकि वो लीडर जो उस देश का प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से ये आह्वान किया गया था। ये विपक्ष का कोई लीडर करता तो शायद नहीं होता। विपक्ष का लीडर करने की स्थिति में शायद पहले ही मौके पर पुलिस भी वहां पर होती, DC पुलिस वहां पर एक्ट करती, वहां पर नेशनल गार्ड भी बुला सकते थे तब ट्रंप के, क्योंकि वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता में कौन है। उसको इस तरह से देखिए कि जिस तरह से दिल्ली में हुआ, कोई रैली आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बुलाएं और उनकी भीड़ कोई अनरूली बिहेवियर करने लगे, तो उसके हिंसक होने की ज्यादा संभावना है बनिस्बत अगर कोई विपक्ष की रैली है उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देगी। लेकिन वही साइकोलॉजिकल डिफरेंस तो था ही वहां पे। वही पुलिस भाजपा के किसी कार्यकर्ता या भाजपा के किसी रैली के ऊपर एक्ट करने से पहले 4 बार सोचती है। ये तो है ही। पुलिस, ये सत्ता का हमेशा से पुलिस पर जो असर रहता है उसकी डिप्लॉयमेंट पे ही, अगर डिप्लॉय ही हो जाए तो काम हो जाए ना, लेकिन अगर डिप्लॉय ही नहीं की जाएगी तो फिर कैसे रोकेंगे? वैसे एक और बात है, क्योंकि मैंने बहुत माइन्यूटली इसको वॉच किया है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं, जैसे शीशा तोड़ा जा रहा है, तो बहुत सारे प्रदर्शनकारी चिल्ला के कह रहे हैं कि शीशा मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो, लेकिन कुछ नकाबपोश शीशा तोड़ रहे हैं।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके इशारे को भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार उस भीड़ में किस किस तरह के तत्व थे। और जैसे मान लीजिए कि आज किसानों की बेकार चीज है कि इस एक बारीक चीज को अगर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारा मीडिया पकड़ लेता, टेलीविजन, तो कहता देखिए सही वाले तो मना कर रहे थे, ये नक्सली घुस गए थे जो तोड़ रहे थे। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसानों के बीच आज एक ऐसा उपद्रवकारी आ जाए तो वो पूरे के पूरे आंदोलन को रंग देंगे कि भैया ये तो इन्होंने ही किया है। अर्बन नक्सल घुस गए हैं इसमें, और मास्क भी लगा रखा है इन्होंने इसीलिए। मास्क कोरोना ने बहुतों को चेहरा बचाने का मौका दे दिया है मास्क के भीतर। एक मैं फनी सा ट्वीट पढ़ रहा था कि अच्छा हुआ कि ये जो अटैक कर रहे थे वो कोरोना डिनायर्स थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना था इसलिए आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अच्छा, उसमें बड़े मजेदार थे, ये झंडा लेके पहुंच गया अपना कोई केरल वाला भाई, इंडियन झंडा लेके पहुंच, आइडेंटिफाई हो गया है वो कोई केरल का है। अच्छा, और अब लोगों ने उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी कंपनी जहां वो काम करता है वो सब कुछ आइडेंटिफाई करता है। आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, उसकी नौकरी वोकरी का क्या होगा। नहीं वो है, मतलब कल इस पे मैंने भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी अपने संस्थान के ऊपर रिपोर्ट करते समय। बेसिकली मैं इसको एक इंडिविजुअल एक्ट के तौर पे देखता हूँ, और कोई भी बंदा अगर इंडिया का झंडा उठा के चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरा इंडिया जो है वो उसमें समाहित हो गया उसके उसमें। हालांकि इसके पीछे मैं ये भी वजह मानता हूँ कि जैसे मान लीजिए हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, मैं ह्यूस्टन में था, वहां पे हजारों की भीड़ जुटी हुई थी और बहुत ही चार्ज अप माहौल था। तो बहुत सारे इंडियंस वहां पे, मतलब सारे इंडियंस ही थे वहां पे, इंडियन मूल के लोग थे बेसिकली। तो उनसे जब हमने बात की तो मैंने उनसे पूछा कि भाई डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो ज्यादा माने जाते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा वो फायदेमंद होते हैं, तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं आपको क्या फायदा मिलने जा रहा है। तो कई लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन दो बातों का छोटा छोटा जिक्र करूंगा। एक ने कहा कि देखिए हम तो यहाँ मोदी जी के लिए आए हैं क्योंकि मोदी जी ने हमें हमारी आवाज को एक आवाज दी है, और भी बहुत पॉजिटिव बात है, मतलब बहुत ही सही बात है कि पहले क्या होता था कि लोग इंडियन समझ के उतना ज्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन आज की तारीख में उनको लगता है कि जब वो कहते हैं कि वो इंडिया से हैं तो उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। दूसरे ने ये कहा कि बात तो ये सही है कि हमारे लिए जो पॉलिसीज हैं वो डेमोक्रेट्स की ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन क्योंकि मोदी जी की पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी बन रही है तो हो सकता है कल को रिपब्लिकन्स की पॉलिसीज भी हमारे लिए ज्यादा अच्छी होने लगे। तो हो सकता है कि इस तरह की बातों से प्रभावित होकर कोई एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो झंडा लेके चला गया, लेकिन उसको मैं इंडिविजुअल एक्ट मानता हूँ अंततोगत्वा। अतुल जी, कोई भारत की आम राय से देखे तो कोई मानेगा नहीं कि ट्रंप का सपोर्टर केरल से था व्यक्ति। तो ये हर अकल सर फिरे हर जगह होते हैं। और एक ट्रंप के लिए आखिरी बात, हमारे वेस्टर्न यूपी और इस तरफ एक कहावत चलती है, नंग बड़े परमेश्वर से। आदमी अगर शर्म लिहाज अपना उतार दे तो उसकी चरितार्थ है ट्रंप। बेशरम आदमी बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हम जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले मेघनाद, आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए दीजिए। जी, पहला तो मेरा रिकमेंडेशन एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है हिडन ब्रेन। शंकर वेदांतम जो कि एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है, उनका ये पॉडकास्ट है। वो हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स बनते हैं, हैबिट्स जो डेवलप होती है, उसके बारे में एक ये पॉडकास्ट है, और काफी अच्छा पॉडकास्ट है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। और एक छोटा सा अलग रिकमेंडेशन था, एक तो ऑब्वियसली निधि का आप रिपोर्ट पढ़िए, क्योंकि हाथरस गई थी वो फिर से। अभी 4-5 महीने हो चुके हैं हाथरस का कांड होकर, और वहां पर वो फिर से गई थी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि इतना मीडिया अटेंशन हट जाने के बाद जो कि पहले था, वहाँ उनके फैमिली की क्या कंडीशन है, उनके वो फैमिली में जो बच्चे हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और उनके दिमाग में कैसी छाप पड़ गई होगी ये घटना की। तो वो रिपोर्ट जरूर पढ़िए। और एक्चुअली यहीं पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि टीआरपी बेस्ड जो भी मीडिया चैनल्स है वो तो आपको हमेशा यही खबरें दिखाएंगे जो एडवर्टाइजर्स और ये उनको रिवॉर्ड करेंगे, मतलब वो तमाशा बना के ही दिखाएंगे। पर हम आपके लिए काम करते हैं, इसलिए हमने 4 महीने बाद भी एक रिपोर्टर वहां पे भेजा कि अभी क्या हो रहा है इस केस का, और ये हम लगातार फॉलो करते रहेंगे।
निधि और हमारी आकांक्षा यूपी जाती रहेंगी और वहां पे वो फॉलो करते रहेंगे। एक और मैं छोटा सा न्यूज लॉन्ड्री का ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, जो कि है प्रतीक का एक रिपोर्ट है मध्य प्रदेश से। वो हमारे लव जिहाद प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, वो एक है। और मेरा एक एक्सप्लेनर आने वाला है लव जिहाद ऑर्डिनेंस पर, वो भी मैं इस बार रिकमेंड करना चाहूंगा। वो आई थिंक ये वीकेंड तक, जब तक ये पॉडकास्ट आ जाएगा तब तक रिलीज हो जाएगा। ठीक बात। ये प्रतीक की रिपोर्ट आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगी, और साथ में मेघनाथ का जो वीडियो है वो भी बाइलिंगुअल है मेघनाथ वो? नहीं, अभी तो इंग्लिश है। अच्छा। पर वो आई थिंक हम प्रयास कर रहे हैं, हिंदी का प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली। वो बसंत आई थिंक ट्राई करने वाला है कुछ एक्सप्लेनर्स करने के लिए अभी। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरी एक रिकमेंडेशन तो मेघनाथ ने बता दी, प्रतीक की रिपोर्ट। दूसरी है न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर मंजीत ठाकुर का है लेख साबरमती नदी के ऊपर, और वो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि कई बार जो चीज़ें हमें अच्छी बनी हुई साफ भी दिखती हैं, लेकिन असल में वो कैसे काम कर रही हैं वो हमें पता नहीं चलता, तो उस रिपोर्ट को पढ़ें। दूसरा है एक किताब है 2018 में आई थी डेनियल जिबलट की, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। आज हमने लोकतंत्र पे बात की, बहुत सारी चीजें जो भारत और अमेरिका में एक सी दिख रही हैं, तो ये किताब पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है समझने के लिए कि केवल चुनाव ही लोकतंत्र नहीं होता। शार्दुल, मैंने कुछ महीने पहले ये रेकमेंड कर दिया था। अच्छा, तो क्या हुआ? हाँ, मैंने फिर अभी से रेकमेंड कर दिया तुमने। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, मैं बस बताना चाहता था हमारे श्रोताओं को कि हम वहां पर पहले पहुंचे थे। अरे तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, पहुंचना जरूरी है, कब नहीं, पहुंचे ये नहीं। सही में बहुत अच्छी किताब है। मैं एक्चुअली ये फिर से इस एक्चुअली जोड़ना चाहूंगा कि ये जरूर पढ़िए ये किताब, क्योंकि इतनी सटीक तरीके से लिखा भी गया है ना वो। इतने सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए उसमें कि कैसे डिक्टेटोरियल पैटर्न्स और ऑथोरिटेरियन रेजिम्स कैसे बिहेव करती है, और अभी डेमोक्रेटिक टेक ओवर कैसे हो रहा है वो ऑथोरिटेरियन रेजिम्स का। बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन मुझे तो ये इसी न्यू ईयर पर मिली। मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है, जब ट्रम्प राष्ट्रपति बन रहे थे तब ट्रेवर नोआ ने एक वीडियो रिलीज किया था, जो कल उन्होंने फिर से डाला, अमेरिकाज अफ्रीकन प्रेसिडेंट, के ट्रम्प की हरकतें कैसे अफ्रीकन राष्ट्रपतियों और तानाशाहों वाली हैं। तो फनी और लेकिन वही आईना दिखाने के लिए अच्छा वीडियो है, वो भी देखें। उमाशंकर, आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि लोग न्यूज लॉन्ड्री के जो खासतौर पे जो मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आती रहे हैं वो देखें और अपने ज्ञान चक्षु को खोलें, क्योंकि कई बार आपका जो वीडियो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो वीडियोस आते हैं वो काफी मतलब वो फैक्ट चेक के साथ आते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेकर आप लोग भी बहुत सजग रहते हैं, और अगर कहीं पे उसमें कोई फर्जीवाड़ा है तो उसको लेकर आप लोग सामने आते हैं। तो एक अच्छा प्रयास है आप लोगों का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि न्यूज लॉन्ड्री के ज्यादा से ज्यादा जो आपके जो पॉडकास्ट हैं या आपके जो वीडियोज आते हैं, लोग उसको देखें। और एक जब किताब की बात है तो एक किताब जो कि अशोक कुमार पांडे जी ने लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा, तो उसकी एक कॉपी मुझे मिली है। मैंने पढ़ना अभी शुरू ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक संकलन किया है कि किस तरह से बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में वो गए हैं कि जो साजिश है और जो स्रोतों की पड़ताल करते हुए। तो वो अगर किताब अगर पढ़ना चाहें तो उससे एक नया नजरिया बनेगा कि आखिरकार गांधी को मारने के पीछे की सोच क्या थी और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये दो रिकमेंडेशन है मेरे। तो यहाँ पर मैं मेघनाथ की तरह से स्पॉइलर की भूमिका निभा दूं कि ये किताब मैंने कुछ पहले मैंने इंडोर्स कर दिया। आपने निचले सदन में पास किया। किताब दोबारा रिकमेंड करने लायक है और वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे कि उस सब चीजों को पढ़ा जाए, चीजों को जब व्हाट्सएप के जरिए इतिहास को ट्विस्ट करने को, मरोड़ने की लगातार कोशिशें हैं, तब आपके सामने सही पर्सपेक्टिव हो हिस्टोरिकल घटनाओं का, कम से कम भारत की घटनाओं का और कम से कम गांधी से जुड़ी घटनाओं का, नेहरू से जुड़ी घटनाओं का। ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण किताब है तो जो उमाशंकर जी ने आज रिकमेंड की। मैं बस 2 रिकमेंडेशन दूंगा, छोटे छोटे हैं। एक आज तक का पॉडकास्ट है, नया ही शुरू हुआ है लेकिन अच्छा है उसका कॉन्सेप्ट, 3 ताल करके। तो उसमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं कमलेश सिंह, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कमलेश सिंह की भाषा के साथ उनका जो विटनेस है और जो उनकी पकड़ है, समझ है राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों की, उसके लिए वो सुना जाना चाहिए। अतुल सर, ये 3 थिंग्स जैसा है क्या इंडियन एक्सप्रेस के?
नहीं, नाम में मिलता है बेसिकली 3 ताल, बेसिकली 3 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा ओके। संदेश सिंह, पाणिनी आनंद और कुलदीप मिश्रा, तो ये 3 लोगों का वो उसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो एक ये पॉडकास्ट रिकमेंडेशन, और दूसरा आज ये अमेरिका की जो पूरी घटना हुई उस पर प्रताप भानु मेहता का लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको आप लोग पढ़ें तो चीजें थोड़ा और समझ में आएंगी, क्योंकि उन्होंने उसको भारतीय पर्सपेक्टिव और तमाम डेमोक्रेटिक दुनिया के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस पूरे क्योस को। तो ये 2 रिकमेंडेशन है हमारे, और उसके साथ ही हम आज की चर्चा को रोके उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर ये अपील कि न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और हमारे वीडियोस जो हैं वो सब के सब आपके समर्थन से, आपके सहयोग से आप तक पहुंचती हैं। तो न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री एक ऐसा प्रयास है जो जनहित को ध्यान में रखकर, आपके हित को ध्यान में रखकर काम करने वाली का एक प्रयास है, न कि किसी कॉरपोरेशन या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के विज्ञापन से चलाने की कोशिश, जो कि ज्यादातर और आमतौर पर मुख्य धारा का मीडिया करता आ रहा है। उसमें तमाम तरह की खबरों को दबाने का, उनको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास आपको देखने को मिलेगा। इन सब से मीडिया को बचाने की, पत्रकारिता को बचाने की भी कोशिश है। तो न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ रोकेंगे। मेघनाथ, शार्दुल, उमाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।